डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम एंटीबायोटिक दवाएं ले लेते हैं, इनका ज़्यादा सेवन करना कितना खतरनाक है? देखिए, एंटीबायोटिक के बारे में सभी लोग समझते हैं, अच्छी तरह जानते भी हैं जी कि एंटीबायोटिक्स कब दिए जाते हैं, जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, बिल्कुल, और ख़ास तौर से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि हो। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कुछ भी होता है तो एंटीबायोटिक ले लिया। इवन कई बारी मैं देखता हूँ कि जहाँ एंटीबायोटिक नहीं देने होते हैं, कई डॉक्टर्स का भी मैंने देखा है जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं या गाँव में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर भी मैंने देखा है कि एंटीबायोटिक सीधा एकदम से जो है, क्योंकि उनको तुरंत रिलीफ दिखाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। और जो पेशेंट है वो पेशेंट को भी जो है कुछ चाहिए कि कुछ मेरे को ऐसी दवाई मिली कि मेरे को तुरंत रिलीफ मिला। लेकिन इस पूरे सिलसिले में होता क्या है कि हमारी बॉडी का सत्यानाश हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है। और आजकल तो एक बड़ी समस्या और आ गई है कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया ने भी अपने आप को चेंज कर लिया, यानी कि अब एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं करती। आपने सुना होगा रेजिस्टेंस एक शब्द है कि भाई ड्रग रेजिस्टेंस हो गया है, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो गया है, और ये बहुत भारी चैलेंज है आज विश्व के सामने है। और इसका मैं समझता हूँ कि एक कारण ये भी है कि हम बिना मतलब के एंटीबायोटिक जो खाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया है जिस पर वो काम किया करता था एंटीबायोटिक, वो बैक्टीरिया ने ही अपने आप को, वो इतना स्मार्ट है कि उसने भी अपने आप को थोड़ा बदल लिया है, और अब वो एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं करती है, या फिर काम करती भी है तो उसका असर बहुत कम होता है। तो हमें ये समझना है कि जो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं केवल यहीं तक सीमित नहीं है। जब भी हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम, स्पेशली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिडिटी, आपने देखा होगा लोगों को अक्सर एसिडिटी हो जाती है। उसके अलावा जो है बॉडी के अंदर थकान, कमजोरी आना, या मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आना, बहुत सारी जो हमारी मांसपेशियां उनमें अकड़ाहट देखने को मिलती है। और जैसा मैंने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा हम ओवर यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स का, तो फिर वो एंटीबायोटिक्स आगे चल के काम नहीं करती हैं। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है, जहाँ आवश्यक हो, अगर आपको लगता है कि उसके बगैर काम नहीं चल रहा है, तभी उसका प्रयोग किया जाए। और मैं तो आपको ये भी कहूँगा, क्योंकि हम तो आयुर्वेद से जुड़े हैं, आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरह से एंटीबायोटिक जैसा काम करती हैं। आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कभी जब आपको एंटीबायोटिक लेना भी पड़ रहा है तो साथ में कुछ नेचुरल चीज़ जरूर लें, ताकि उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनको वो काउंटर कर सकें। डॉक्टर, अगला सवाल मेरा बच्चों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर बच्चों को कोई परेशानी होती है तो उनको भी हम घर में एंटीबायोटिक दवाएं दे देते हैं, तो बच्चों के लिए, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में है, तो उनके लिए कितने खतरनाक हैं ये? देखिए, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आजकल आपने देखा है, क्योंकि बच्चों का उसमें मुख्य रूप से एक ये कारण ये है कि उनकी इम्यूनिटी पहले ही कमज़ोर है जी। अभी तो वो छोटे छोटे इन्फेक्शन उनको ऐसे ही परेशान करते रहते हैं। तो आपको ज़रूर ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चों को एंटीबायोटिक ना देना पड़े तो बहुत अच्छा है। इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो है, जितने भी बच्चों के या बड़ों के इन्फेक्शन जो होते हैं, जैसे कोल्ड कफ, गला ख़राब होना, या फिर कंजेशन हो जाना, खांसी हो जाना, कई बार पसलियाँ बच्चों की चलती हैं, बुखार हो जाते हैं छोटे मोटे, जैसे उनको अक्सर सीजनल कुछ बुखार वगैरह हो जाते हैं, या पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, इसके लिए बहुत अच्छी औषधि है आयुर्वेद में। और मैं तो यही राय दूंगा कि आप पहले हमारे पास आ जाइए। अगर हमें कहीं लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा एक ऐसी आवश्यकता है कि उसको कुछ स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देना ही पड़ेगा, तो हम भी आपको सजेस्ट करेंगे। तो लेकिन बच्चों का क्योंकि हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की इम्यूनिटी एक तो जन्म से ही कम होती है, क्योंकि माँ बाप भी हमारे जो हैं वो अपना प्रेगनेंसी के दौरान खाने पीने का उनको ज़्यादा नॉलेज है नहीं, ध्यान नहीं रखते हैं। और उसके बावजूद फिर जो है, जब भी छोटा सा भी कुछ हो जाता है बच्चे को, तुरंत एकदम से हम घबरा जाते हैं और घबरा के भागते हैं डॉक्टर के पास। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि ना केवल ये जो मैंने लक्षण अभी बताए थे आपको, या जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, इसके अलावा पूरा हमारा जो अंदर का जो एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जिसको हम गट बोलते हैं, वहाँ पर एक फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है, एक अच्छा बैक्टीरिया जो कि हमारे पाचन में काम जो है वो करता है, जिसको कि हम गट माइक्रोबायोम उसको, या गट बैक्टीरिया उसको बोलते हैं। तो वो पूरा डैमेज हो जाता है, क्योंकि सीधा एंटीबायोटिक सबसे पहले तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही जाती है, तो वो काफ़ी कुछ ख़राब हो जाता है। और फिर आगे चल करके फिर आपके जब पाचन ही ठीक नहीं रहेगा, तो जब आप स्वस्थ रहेंगे उस समय भी जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो पूर्ण रूप से पचता नहीं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप 4-5 दिन का कोर्स एक एंटीबायोटिक का ले लेते हैं तो पेट की क्या हालत होती है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार ये निवेदन करूंगा, हमारे यहाँ पर भी जो है, चाहे ज्वर है, फीवर है, किसी प्रकार का कोल्ड कफ या पेट के इन्फेक्शन
चाहे वो आपको किसी प्रकार का पेचिस है या अतिसार दस्त जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ आयुर्वेद में और अच्छा काम करती हैं और जल्दी काम करती हैं। ऐसा नहीं कि वो 1 महीना लगेगा उसमें। अगर आप शुरू में हमारे पास आ जाएं तो 3-4-5 दिन में आपको भी हम रिजल्ट दिखाते हैं बहुत अच्छा। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ तो लगभग जो है एवरीडे 5-6 हज़ार पेशेंट्स को हम कंसल्ट करते हैं पूरे भारत में, और उसके आधार पर जो हम डॉक्यूमेंट करते हैं उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ नॉलेज शेयर करता हूँ। जो लोग लंबे समय से एंटीबायोटिक दवाएं लगातार ले रहे जी। हैं, वो किस तरीके से अपने खान पान में बदलाव कर सकते हैं ताकि नुकसान कम हो उनकी बॉडी को? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आप एंटीबायोटिक के हमने नुकसान बताए उसमें एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हमने कहा कि उसको तो प्रोटेक्ट करना ही है। हमारा जो बैक्टीरिया है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है, उसको हम कैसे नष्ट होने से बचाएं। तो प्रोबायोटिक आपने एक शब्द सुना होगा कि जो हमारे बैक्टीरियाज को बढ़ाता है, वो ऐसी कुछ चीज़ें नेचुरल आपको लेनी चाहिए। अगर ताज़ा अच्छा दही है वो ले सकते हैं, या पतली सी छाछ बना करके आप पी सकते हैं। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ किचन में ही देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चाहे वो तुलसी है, चाहे वो हल्दी है, चाहे वो इवन लहसुन में बहुत सारी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि वो भी एक प्रकार से एंटीबायोटिक जैसा ही काम करते हैं। या फिर जो है हमारे बाहर जो है जिसको हम हमारी सराउंडिंग्स बोलते हैं, वहाँ पर कई ऐसे पौधे, नीम बहुत अच्छा काम करता है। ये सारी चीज़ें आप सपोर्टिव तौर पर भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है हमें ये भी ध्यान रखना है कि इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत औषधियाँ आयुर्वेद में है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कौन सा रोग है, कौन से सिस्टम में वो रोग जो है बैठा हुआ है, उसके आधार पर हमारे डॉक्टर्स आपको रसायन चिकित्सा भी करते हैं। एंड फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसका कि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने पूरे सिस्टम में, विशेष रूप से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी का सिस्टम प्लस माइंड के लेवल पर हमें जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत रखना है। तो नेचुरल चीज़ें खाएं, जंक फूड ना खाएं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिनमें केमिकल्स वगैरह डले हुए उनका सेवन ना करें। और क्योंकि पाचन थोड़ा वीक हो जाता है तो हरी सब्जियां जैसे कि लौकी, तोरी, टिंडा जो आसानी से पचने वाली हैं, मूंग की दाल, खिचड़ी, ऐसी चीज़ों का सेवन करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। अगर जैसा मैंने शुरू में कहा कि यदि कभी ऐसी मजबूरी आती भी है कि आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ रहा है तो आपको आयुर्वेद का साथ नहीं छोड़ना है। आयुर्वेद हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे आप आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हैं या कोई और भी आप चिकित्सा कर रहे हैं, उसमें भी आयुर्वेद आपके साथ रहता है। क्योंकि आयुर्वेद केवल एक मेडिकल सिस्टम नहीं है। आयुर्वेद आपको खान पीन के बारे में, आपके रहन सहन के बारे में, आपकी एक्सरसाइज के बारे में, आपके मानसिक हेल्थ के बारे में, आपकी इमोशनल हेल्थ के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में आयुर्वेद आपको ज्ञान प्राप्त कराता है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, क्या उनको रिप्लेस किया जा सकता है आयुर्वेद के साथ? अगर किया जा सकता है तो वो दवाएं कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले चीज़ समझने वाली ये है कि एंटीबायोटिक्स कोई बहुत हज़ारों वर्ष पुरानी चीज़ नहीं है। अगर आप इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे तो लगभग 200 साल पहले अगर हम देखें तो पूरी मॉडर्न मेडिसिन का डेवलपमेंट हुआ। तो उससे पहले क्या लोग बीमार नहीं होते थे? उससे पहले क्या इन्फेक्शन नहीं होते थे? उससे पहले क्या सभी मर जाते थे? क्या ऐसा नहीं है। उससे पहले भी जो है लोग उपचार करते थे और आयुर्वेदिक उपचार करते थे। आयुर्वेद में, मैं फिर कहता हूँ, आयुर्वेद में अगर आप थोड़ा सा रुचि लेंगे, थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो आपको जान करके आश्चर्य होगा। अभी तो एक मैसेज बड़ा पॉपुलर घूम रहा था जगह जगह, आजकल व्हाट्सएप और मीडिया में भी चला वो, कि कोई ऑपरेशन किसी ने किया, टोटल ऑपरेशन विदाउट एनी एंटीबायोटिक, उसमें केवल आयुर्वेदिक दवाइयों का ही प्रयोग किया गया। तो ऐसी चीज़ें नहीं है। आजकल जो मॉडर्न साइंस वाले लोग हैं वो भी इस चीज़ को सराहते हैं, वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो जड़ी बूटियां हैं उनमें काफ़ी शक्ति है। गिलोय का नाम आपने सुना होगा, एलोवेरा का नाम आपने सुना होगा, नीम का जिक्र मैंने अभी आपसे किया। बहुत सारी चीज़ें हैं। लौंग जो है वो लौंग है, काली मिर्च है। इनमें देखेंगे तो कहीं ना कोई जो इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें कोई ऐसा एक्टिव चीज़ मिलेगी आपको जो बैक्टीरिया के ऊपर काम कर सकती है, जो इन्फेक्शन के ऊपर काम कर सकती है, जो इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम कर सकती है। और इसी प्रकार से जो है हमारे जो क्लासिकल फार्मूलाज जो बने हुए हैं आयुर्वेद में, बहुत सारे जो है लाखों की तादाद में हमारे यहाँ क्लासिकल फार्मूलाज हमारे आयुर्वेदिक के पुस्तकों में मिलते हैं। और अलग अलग रोगों में, अलग अलग परिस्थितियों में कौन सा जो है हमें वो योग प्रयोग करना चाहिए, कौन सा फार्मूला प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम उस फला सो कॉल्ड इन्फेक्शन, जिसको कि हम मॉडर्न भाषा में इन्फेक्शन बोलते हैं, उससे हम लड़ सकें। आयुर्वेद में हम अलग तरह से नामकरण करते हैं। हमारे यहाँ इन्फेक्शन ना कह करके कुछ और
नाम उसको दिया जाता है, रोग का नामकरण किया जाता है। तो देयरफॉर यू शुड ऑलवेज हैव सम फेथ इन आयुर्वेद। और मैं तो कहता हूँ आयुर्वेद का ही समय अभी है, भारत में नहीं पूरे विश्व में लोग आज आयुर्वेद से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़ दीजिए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए जो है 0129400404। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर जो आपको खुद फोन करेंगे, संपर्क करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। अगर आप भी मैदे से बनी चीजें खाना छोड़ना चाहते हैं तो और कौन से मैदे के बेहतरीन हेल्दी अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।